अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। आज एग्रेरियन टॉक में हमारे गेस्ट हैं नवीद अरशाद भाई। आपने पीएचडी की है एग्रोनॉमी मेजर में और उसके अलावा आर्ट क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एज अ प्रेसिडेंट आपने सर्व किया। तो नवीद अरशाद भाई, आप वेरी वेरी वार्म वेलकम इन अवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनेद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर लाइव प्रोग्राम। और बहुत शुक्रिया कि आपने ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, इस तरह का एक सिलसिला जो स्टार्ट किया है जिसमें आप जो है इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। नवीद भाई, सबसे पहले आपसे मैं माजरत करूंगा कि हमारे एक दो प्रोग्राम जो हैं वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से रह गए और आज भी आपको जो है ना काफ़ी वेट करना पड़ा। तो इससे पहले कि हम अपने सवालात और जवाबात का आगाज़ करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करा दें ताकि उसके बाद हम आगाज़ कर सकें। राइट, अच्छा जी, मेरा नाम नवीद अरशद है और मैं पाकिस्तान में अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड जो थी, मेरी डिग्रीज जो थी वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हैं। उसके बाद मेरी जो रिसर्च है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से है। वहाँ पे मैंने मेरा जो मेजर था एग्रोनॉमी था, जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद में मैंने चूज़ किया था। और फिर मैंने अपनी पीएचडी तक मुकम्मल की। इवन दरमियान में एजुकेशन में मैंने मुख्तलिफ जॉब्स की हैं और मैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जो है एज ए प्रेसिडेंट आर्ट क्लब सोसाइटी जो थी उसमें भी एक्टिव रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है ये तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, लेकिन रिसर्च में जो थी मैंने एफएओ के साथ काम किया हुआ है और अभी भी रिसेंटली मैं उनका एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और एज ए इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो मैं इटली ऑफिस के साथ जो हूँ मैं कनेक्टेड हूँ। करंटली अभी जो है मैं एब्रिसविथ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मतलब सेम लाइक सीनियर लेक्चरर कहते हैं यहाँ पे। तो इस पोजीशन पे हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी पोस्ट डॉक जो है वो भी यहाँ से यूके से मैंने कंप्लीट की है। ये बड़ा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू नवीद भाई। नवीद भाई, अभी मैं आपसे एक यानी कि क्वेश्चन करूंगा जो मैं अपने हर ऑडियंस से सबसे पहले करता हूँ कि एग्रोनॉमी को एज अ मेजर ऑप्ट क्यों किया आपने। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू। काफ़ी जो हमारे जूनियर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा मेजर सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि तमाम मेजर जो है ना, जो मेजर्स हैं आपके, कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी के सभी अच्छे हैं और सभी का स्कोप है। किसी एक का ज़्यादा स्कोप कम स्कोप नहीं है। आपने बस स्कोप को देखना है और दूसरा आपने मतलब आपने अपने शौक को देखना है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। मुझे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पर। मेरा फेवरेट था और मैं चाहता था कि प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में जाऊं। और सेकंड पे मेरा था एग्रोनॉमी का, बड़ा मुझे शौक था कि एग्रोनॉमी भी है बड़ा। लेकिन फिर मुझे मैं कुछ सीनियर से मिला, मैंने खुद इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि इंटरनेशनली जो है वो एग्रोनॉमी जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और सिर्फ डिमांड ही नहीं है, आप इसमें ओपन रिसर्च वर्क कर सकते हैं। आप एक लिमिटेड नहीं रह सकते। मेरी अप्रोच डिफरेंट है बाकी लोगों से। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने ही फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, लेकिन एग्रोनॉमी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप एक चीज़ में लिमिटेड नहीं रहते, आप किसी एक सब्जेक्ट में लिमिटेड नहीं रहते। एग्रोनॉमी जो है बड़ा एक एक वसी एक सब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं लाइक स्टार्ट फ्रॉम सॉइल एंड देन मूव फ्रॉम द सॉइल टू फूड प्रोडक्शन एंड देन प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग, यू नो। इस एग्रोनॉमी में हर चीज़ इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ जो थी, मुझे एक किस्म का एक शौक पैदा हुआ कि ठीक है, एग्रोनॉमी का स्कोप तो है ही, लेकिन मेरा एक शौक साथ डेवलप होता गया। फिर मुझे एग्रोनॉमी में एक अच्छी टीम मिली और मुझे लगा कि एग्रोनॉमी जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। जबरदस्त। अच्छा नवीद भाई, एग्रोनॉमी का अगर पाकिस्तान में स्कोप या इंटरनेशनल स्कोप की बात की जाए तो कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जिसमें हमारे एग्रोनॉमिस्ट जो हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। ये इस थैंक तरह यू। है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें इस तरह से भी होती है कि हम समझते हैं एग्रोनॉमी पेस्टिसाइड्स, यू नो, पेस्टिसाइड्स लाइक सीड कंपनीज
हम देख रहे होते हैं इसके अलावा कहाँ जा सकते हैं, कुछ लोग जो है बैंक की ट्राई करते हैं, कुछ जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की ट्राई करते हैं कि सिर्फ हम यहाँ पर लिमिटेड हैं, लेकिन यहाँ पर एग्रोनॉमिस्ट लिमिटेड नहीं है। रिसर्च में बहुत ज्यादा हमारे पास स्कोप है। हम रिसर्च में जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। एग्रोनॉमिस्ट का जो है मेन रोल एज ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट हो सकता है। और एज ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट हमें क्या चीज देखनी होती है कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी एग्रीकल्चर पे, इवन लोगों के रहने उनकी जो है डेली लाइफ पे किस तरह का इफेक्ट हो रहा है, बिजनेसेस पे कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा ऑप्शन है, और रिसर्च में बहुत ज्यादा है, सिर्फ टीचिंग में नहीं है। और टोटली फोकस ना करें। आजकल एक नई बहस भी चल रही है कि हमारी जो डिग्री है वो थोड़ी जो होते हैं बॉटनिस्ट के साथ जो है वो क्यों मैच नहीं कर रही है, क्या इसका इशू क्या है। आवाज ठीक है, आप इसके लिए उठाएं, लेकिन साथ ये है कि आप टोटली उसको फोकस ना करें कि टीचिंग ही खत्म है, वहां पे नहीं जाना आपने, आप रिसर्च की तरफ जाएं। और रिसर्च में जो है बिजनेस ही स्टार्ट कर सकते हैं आप इससे। एज ए एग्रोनॉमिस्ट आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, सीड का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आप एक अच्छा ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से बिजनेस स्टार्ट करें। फिर ये है कि आप इंटरनेशनल जो है वो बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, वो कर सकते हैं। और एग्रोनॉमिस्ट होके आप साथ अगर आपके पास कोई और स्किल भी है तो आप हर जगह फिट हैं। आप जबरदस्त। किसी और जॉब वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे अब जो जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब जो है एग्रोनॉमिस्ट की नहीं है। एग्रोनॉमी के लिए मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं एग्रोनॉमिस्ट अब नहीं रहा क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं मुख्तलिफ दूसरे जो डिसिप्लिन हैं, जो अलाइड साइंसेज हैं, उनके साथ मैं इंटरेक्टिव हो गया। मेरे लिए इजी हो गया कि मैं ज्योग्राफी के साथ इंटरेक्ट करूं। मैं ज्योग्राफी की जितनी साइंस है, सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, उन सबको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करूं। मेरे लिए आसान हो गया जबरदस्त। कि मैं इकोलॉजी को करूं, जिसमें मैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ लाऊं, जिसमें हम चूंकि अपने फील्ड पे तो डाइवर्सिटी लाते हैं कि हम चाहे वो रोटेशन के थ्रू कर लें, चाहे हम फील्ड को मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड कर दें कि ये वाली क्रॉप हमने इतने एरिया में लगानी, इतने एरियाज को अपनी लैंड एलोकेशन जो कर रहे होते हैं कि कितने एरिया पे कौन सी क्रॉप लगानी है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये हम एक्चुअली डाइवर्सिटी ला रहे हैं वहां पे अपनी फील्ड पे। तो ये भी है कि एग्रोनॉमिक्स का मतलब उस साइड पे भी जा सकते हैं, वहां से भी इंटरेक्ट करते हैं। हम इंटरेक्ट इस तरह से भी कर रहे होते हैं कि हम बिजनेस साइड पे कर सकते हैं, जहां पर हम अपनी ठीक है। जो मेन स्टडी है उसको लिंक कर सकते हैं बिजनेस के साथ। सीड का मैंने एक बिजनेस बात की है, पेस्टिसाइड का बिजनेस जो है उसके साथ जो है, उसके अलावा जो गल्ला मंडी ग्रेन मार्केट जो होती है उसके साथ इतना हम जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम एज एग्रोनॉमिस्ट जो है अपना बिजनेस खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जबरदस्त। फील्ड लिमिटेड नहीं है। अच्छा नवीद भाई, आप यूनिवर्सिटी लाइफ में यानी कि कह लें कि हमारी तरह जितने भी वॉलंटियर्स थे तब उनके लिए आप एज अ मेंटोर का काम करते रहे। अक्सर आप जो है हमें बिठा के गाइड कर रहे होते थे। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में से कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट को अपने अंदर लाजमी इंजेक्ट करनी चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल फील्ड में जाके जो है ना उनके लिए हेल्पफुल ओके, अच्छा, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाएगा जब आप शुएब को बुला लेते हैं, तो मेरी जरूरत नहीं रहती, वो एक बड़ा आदमी है, अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वो बेहतर इस चीज में गाइड कर सकता है। लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी जो राय है वो जरूर ऐड करूंगा कि हम जब बात करते हैं ना, तो हमारा एक तो ये है कि हमारी मोटिवेशन जो ये होनी चाहिए कि हमें सीखने से रुकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो अपनी डिग्री की तरफ, कुछ लोग फोकस करते हैं कि बस डिग्री है उसको मुकम्मल करना है। कुछ लोग जो है वो इस चीज के लिए फोकस कर रहे होते हैं कि बस गुजर जाएगी, ये टाइम गुजर जाएगा, 4 साल का एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, पहला सेमेस्टर गुजर गया, अब दूसरा आ जाएगा, दूसरा तीसरा आ जाएगा, लेकिन लास्ट सेमेस्टर आता है ना तब आंखें खुलती हैं। लेकिन कई दफा कुछ लोगों के लिए वो भी आंखें नहीं खुलती क्योंकि मास्टर्स में उनका एडमिशन हो जाता है,
लेकिन जब मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर होता है तब उनकी फिर आंखें खुलती हैं। तो तो ये कुछ इश्यूज हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि इजी लाइफ जा रही है, तो कुछ आपको चैलेंज करना चाहिए लाइफ को ना थोड़ा सा। ठीक है। अभी मैं आज एक जगह रिसर्च पढ़ रहा था कि आप जो है हैंड वॉश कर रहे हैं, बार बार अपने हाथ को धोते हैं या अपने आप को इतना ज्यादा केयरफुल कर रहे हैं, तो आप सेंसिटिव हो जाएंगे। आपको अगर कोई बीमारी लगेगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपको फौरन आपका बॉडी जो एंटीबॉडीज इतनी जल्दी नहीं बनाएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों प्रॉब्लम हुआ है कोरोना वायरस का, मैं थोड़ा बात को ड्रैग कर रहा हूँ, मैं दोबारा वापस आता हूँ इसी की तरफ। जी जी, श्योर 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 सर। वेस्टर्न कंट्रीज क्यों इस चीज में, कोरोना वायरस में जो है वो ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज नहीं बनती थी, प्रॉब्लम नहीं थी, इजी लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आप बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज की, अगर आप बात करते हैं लाइक एशियन कंट्रीज की, तो वहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ डेथ के हवाले से, स्पेशली क्योंकि वो लोग ज्यादा इस चीज में लाइक उनका जो डिफेंसिव सिस्टम था बॉडी का, उनको बहुत ज्यादा था। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में है कि आप अपनी लाइफ को इजी ना लें, ऐसे चैलेंज करें। आप बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, कम से कम एक सोसाइटी को ज्वाइन कर लें, या एक नए आइडियाज के साथ आएं और बताएं कि मुझे ये सोसाइटी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में। आप लीडर बने और एक नई सोसाइटी स्टार्ट करें। मेरे वक्त में वहां पे तकरीबन 3 से 4 सोसाइटीज जो थी वो नहीं बनी थी, तो बड़ी खुशी हुई थी उन लोगों को देख के कि अच्छा ये भी आइडिया है। कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी थी जो कि अभी भी काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा जो थे म्यूजिक सोसाइटी बनी थी वहां पे, और बहुत सी सोसाइटीज इस तरह से डेवलप हुई थी, और बड़ी खुशी होती है इस तरह से अपने आप को, जब आप आज का दिन गुजार के अगले दिन के लिए कहते हैं कि मैंने नया काम स्टार्ट करना है, मैंने आज के दिन की तरह नहीं, मैंने कॉपी नहीं करनी कोई चीज, मेरा नया दिन जो है वो नया ही होना चाहिए, उसको मैं कह सकूं कि ये नया है। इसके लिए सोसाइटीज जो है मुख्तलिफ, आप अपने आप को, बेशक आप सभी सोसाइटीज में जाएं, सभी सोसाइटीज को एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, कौन सी सोसाइटीज में आप आपके अंदर टैलेंट है वो वाला। मैंने स्टार्ट किया था लाइक I was like a scout first time, in the unit. I was a scout. Then I joined horticulture society. Horticulture का फिर काम स्टार्ट किया। फिर देन मैंने आर्ट क्लब को ज्वाइन किया 2007 में, 8 में, आई थिंक स्टार्ट ऑफ 2008। फिर उसके बाद मैंने मूव किया वहां से, मैंने और सोसाइटीज जो थी उनको ज्वाइन किया। आर्ट क्लब के अलावा जो था, मैंने क्विज क्लब जो था वहां पे जाना स्टार्ट किया, वहां पे देखना शुरू किया मैं कहाँ पे फिट आ रहा हूँ। फिर एक वक्त में 2-3 सोसाइटीज के अंदर मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया, फिर मैंने एक को फोकस किया कि मैं बहुत ज्यादा उसमें बेहतर था, मेरी मैनेजमेंट अच्छी थी, तो मैंने आर्ट क्लब को चूज किया, और वहां पे मैं इवेंट्स को जो है बड़ा अच्छे से मैनेज करता था, मैंने अपनी टीम को मैनेज करता था। तो सभी को बस ये एक मैसेज है कि आप सब लोग जो है अपना टैलेंट जो है उसको एक्सप्लोर करें। आप सब में एक टैलेंट है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और उसको एक्सप्लोर करें, उसको आप ट्राई करें। हो सकता है आप इसकी परवाह ना करें कि कोई क्या सोच रहा है, कोई कैसे सोच रहा है, कोई आपको क्या नाम दे रहा है। आपको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना होगा, आपको देखना पड़ेगा। कुछ लोग इतने टैलेंटेड है, मैं ये जानता हूँ। आप ये ना देखें कि को करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे राइटअप में अच्छे हैं। ठीक है। और अभी मैं सुमेरा की एग्जांपल दूं, सुमेरा असगर की, कि वो इतना अच्छा बात करती हैं, मतलब बोलना भी एक आर्ट है ना, तो वो एक अच्छी आर्टिस्ट है इस हवाले से। मैं अब उसके अलावा मैं और बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम हैं। अब रमजान साहब को देख लें, मतलब उनकी लाइव स्ट्रीम देखने का दिल करता है कि उनकी बातें बंदा सुनता रहे, कितनी प्यारी बात करते हैं। तो बोलना भी तो एक आर्ट है ना, तो ये भी एक टैलेंट है। तो ये एक मैसेज है कि अपना टैलेंट एक्सप्लोर करेंगे। और जी जबरदस्त, ये तो था स्किल्स के हवाले से। तो बात होता है इस तरह कि हमारे पास स्किल्स होती हैं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो एक बीइंग एग्रेरियन, बीइंग एग्रोनोमिस्ट, किस तरह आप यानी कि हमारी ऑडियंस को गाइड करेंगे कि नॉलेज के हवाले से आपको इस तरह वर्क करना चाहिए, ये रूटीन अपनानी चाहिए। तो नॉलेज के हवाले से थोड़ा सा ना हमें बता दें। अच्छा,
मुझे कुछ दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि आपको पता है बेलारस में क्या हो रहा है? बेलारस है इधर यूरोपियन कंट्री। तो वहाँ के ठीक है। बारे में मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे आपको पता क्या हो रहा है? मैंने कहा हाँ वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे जो है वो इलेक्शंस हुए हैं लेकिन वो डिक्टेटरशिप थी, ये सब कुछ हुआ। कहते आपको कैसे पता, आप बेलारस से नहीं हो? फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा वो पोलैंड में वो फलां जगह पे वो हुआ है मसला। फिर किसी ने मुझे पूछा अच्छा वो इंडिया में वो प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा अच्छा वहाँ पे ये हुआ है। तो मुझे वो क्वेश्चन था कि आपको हर चीज का आंसर आता है, तो ये कैसे है? तो वो उसका ये था कि मुझे सारी न्यूज का पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, मेरी रिसर्च कहाँ पे जा रही है। तो ये प्रॉपर चीजें मैनेज हो रही थी ना हर चीज साथ साथ। तो बहुत जरूरी ठीक है है। आपके लिए कि आप अपनी रीडिंग की आदत को बनाएं। आप कोई ठीक है। एक चीज जो आपने सीखी है या बात की, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपने जब से वो पोस्ट लगाई है मुझे तकरीबन 20-30 के करीब जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ चुकी है। लेकिन ये है कि इसीलिए मैं इंटरेक्टिव हूँ यहाँ पे। अगर कोई मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत से अच्छे लोग, मैं साथ अपनी स्क्रीन देख भी रहा हूँ कि लोग जो कमेंट कर रहे हैं मैं उनको रीड भी कर रहा हूँ। तो आपके लिए जी जी। जरूरी है कि आप अपनी रीडिंग की आदत को बनाएं। मैं अभी जो आपसे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस लोग कर सकते हैं मेरे से, या क्या मेरे ठीक से है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जरूरी है कि एक चीज सबसे पहले जरूरी है कि आपने अपने आप को ओपन रखना है। ओपन ये है कि नेगेटिव बातें भी अगर आपके ऊपर हो रही हैं आपने रेडी रखना है। उसका फायदा ये है कि अगर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव बातों के लिए, हर चीज के लिए रेडी रखता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता मेरे लिए कोई प्रॉब्लम आती फ्यूचर में, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मर गया, खत्म हो गया, जिंदगी खत्म है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे सांस है जो हमारे पास है। ठीक है। जबरदस्त। और बहुत शुक्रिया ये जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं, थैंक यू। और आप आगे यहाँ पे लगा देते हैं कमेंट, तो थैंक यू अब्दुल बासित और जैनब और सब लोग जो मुझे देख रहे हैं। खैर, अ, आपके लिए जरूरी है कि आप ओपन माइंडेड रहें, आप पॉजिटिव ठीक रहें। है। जब आप पॉजिटिव, अब ये क्वेश्चन होता है कि पॉजिटिव आपने कैसे रहना है। ये काफी, ये शोएब वैसे इन चीजों पे काफी अच्छी बात कर सकते हैं। मैं तो एक अपनी नाकिस राय दूंगा कि पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी है कि हर नेगेटिव चीज के लिए तैयार हो। कोई जबरदस्त। आपको बुरा कह रहा है तो आपने उसको फेस करना है, और फेस करने के लिए भी ऐसा कि आपको किसी जगह पे पॉसिबल है कि आप रिवेंज ले सकते हो, लेकिन आपने रिवेंज नहीं लेना उससे। मेरी जबरदस्त। जो है बात कहीं और घूम के ना चली जाए, तो मैं ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि आपने अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है और किसी एक जगह पे लिमिटेड नहीं करना, अपनी लाइफ में भी, ठीक है। अपने जॉब के हवाले से भी। कि ये ठीक है, ड्रीम्स देखें, एक फोकस बनाएं अपना कि मैंने यहाँ पे जॉब लेनी है, लेकिन उसको एंड ना करें। आपको पता है ना, लाइफ का जो एम है वो आपकी ये चीज बिल्कुल नहीं होती कि आप, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ का ये एम है कि मैंने डॉक्टर बना है, ये एम नहीं है। डॉक्टर बन के एम खत्म हो गया ना। तो ये एम जबरदस्त। नहीं है। एम ऑफ लाइफ जो होता है जिसके लिए आप सारी जिंदगी जो है वो चलता रहता है, अगर उसके जबरदस्त। कहीं पहुंचते हैं तो उसकी इंप्रूवमेंट चलती रहती है, मजीद से ठीक है। मजीद से मजीद, बेहतर से बेहतर से बेहतर। तो यही तो लाइफ है। जबरदस्त। तो यही है, कोशिश करते रहें, लोगों से इंटरेक्ट करें, उनसे सीखने की कोशिश करें। मैं एक दफा कुछ लिटरेरी लोग थे उनके दरमियान में बैठा था, तो उन्होंने बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी है कि मेरे से लोगों ने ऐसे क्वेश्चन ही नहीं किए। अच्छा क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो भी एक आर्ट है, वो एक टैलेंट है कि आप एक अच्छा क्वेश्चन करते हो। गूगल पे अगर आप अच्छा क्वेश्चन नहीं टाइप करते हो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप ड्रैग हो जाओगे। तो अच्छा जबरदस्त। क्वेश्चन करना आना चाहिए ताकि आप अच्छा आंसर ले सको। तो इसलिए जबरदस्त। जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, और नेगेटिव आपके सामने भी है तो आप फिर भी पॉजिटिव रहें, ओपन रहें। और कभी भी ये ना सोचें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव हैं तो कभी भी आप जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ नहीं जाएंगे। उनको रिप्लाई ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे आपको खुद भी नुकसान हो, उनको भी नुकसान हो। तो जब इतनी ज्यादा जबरदस्त। आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप रेडी हैं, आप रेडी हैं फेस करने के लिए। दुनिया चाहे जो भी कर रही है, रेडी हैं आप। सबके सामने जो है, मैं थिएटर परफॉर्म करता था ना सबके सामने, जी जी बिल्कुल। तो स्ट्रीट थिएटर में लोग थे वो क्या बात कर रहे हैं, मैंने कभी भी थिएटर दूसरा नहीं परफॉर्म किया, लोग थिएटर का मतलब नहीं जानते।
तो थैंक यू सईद साहब। ये भी मेरे मेंटर हैं, मैंने इनके साथ बहुत कम टाइम गुजारा हुआ है, लेकिन सईद साहब जो हैं, मुझे कभी मौका मिला तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखना है। बड़े नाइस बंदे हैं। और जबरदस्त। इनके बस एक शॉर्ट पाकिस्तान में, लाइक जब अमेरिका से वापस आया था तो इनसे छोटी सी बात हुई थी मेरी, ज्यादा नहीं हो सकी। खैर, थैंक यू फॉर लिसनिंग सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सो पॉजिटिव रहें, ओपन माइंडेड रहें, और सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पता है कि आप मौजूद हैं। आपका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, जबरदस्त। आपकी लाइफ को कुछ नहीं किसी ने किया। पैसा, स्टेटस जो है, वो सारी चीजें आप खुद बनाते हैं। और अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो आप सामने खड़े हैं फेस करने के लिए। हम्म। तो और रीडिंग अपनी जारी रखें, सब चीजों को रीड करें। अब मेरे से अगर कोई पूछेगा कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे क्या हो रहा है, किसकी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, ये वकार जका क्या कर रहा है, ये ढकी भाई क्या कर रहा है, और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो सब पता है। ये सारी जबरदस्त। चीजें जो हैं वो साइड बाय साइड चल रही हैं, मेरी जॉब साइड पे चल रही है। हम्म। और भी कुछ चीजें हैं वो साथ चल रही हैं, मेरे अपने ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो चल रहे हैं। हम्म। वो आई डोंट नो आप अगर वो ऐसा क्वेश्चन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन छोटा सा उसके हवाले से भी मैं बता दूं कि लॉकडाउन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इसने सोशल डिस्टेंस नहीं किया, इसने फिजिकल डिस्टेंस करवाया है, लेकिन सोशली हमें जोड़ा है। जबरदस्त। हर उस बंदे से हमने बात की है जिससे कभी हमने बात नहीं की थी। मैंने अपने मैट्रिक क्लास फेलो से बात की, मुझे टाइम ही नहीं कभी मिला। मैंने उससे बात की और वो थोड़ा रो रहा था कि आप शायद मुझसे नाराज थे, आपने कभी बात नहीं की। मैंने कहा मुझे मौका ही नहीं मिल सका, इस लॉकडाउन ने मुझे मौका दिया, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे लोगों से हमने इंटरेक्ट किया है इस लॉकडाउन में। इस लॉकडाउन में हमने सीखा है कि इश्यूज कहाँ थे, प्रॉब्लम्स कहाँ थी। रमजान रफीक साहब की थी ना एक सीरीज, जिसमें अभी रिसेंटली उन्होंने लॉकडाउन में शुरू की बिजनेस के हवाले से। बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जो जो बातें की हैं उसमें। अमेजोन का बिजनेस है, मैं भी एक बिल्कुल बिजनेस सही। कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस है मेरा, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का। ये जो सेलिब्रिटीज हैं हम्म। पूरी दुनिया में, मैं उनकी उनकी मैनेजमेंट, उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो करता हूँ। जबरदस्त। तो जो भी पब्लिक फिगर्स हैं उनमें उनके साथ इंटरेक्शन है, चाहे वो इंडिया में कोई बैठा हुआ है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे अमेरिका में, यूके में, कहीं भी है। हम्म। जबरदस्त। तो ये सारा कैसा एक माइंड बंच में था। तो अपने आप को ओपन रखें, अपनी रीडिंग ओपन रखें और इंटरेक्टिव रहें। वो लास्ट, बस से इसको कंक्लूड करता हूँ, बड़ा लंबा आंसर है मेरा कि हम्म। वो तारिक तारिक अजीज साहब ने वो लास्ट में कहा था ना कि दुनिया में गुमनाम रहो, सबके लिए आम रहो, हम्म। समथिंग लाइक ही सेड। मुझे वो याद जबरदस्त। जरा भूल रहा है कि हम्म। नुक्तावरों ने हमें सुझाया, हम्म। समथिंग लाइक, आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज गुड। तो मैं वो आप शेयर कीजिएगा, वो जो भी था मैं उसकी कमेंट में बल्कि मैं शेयर कर दूंगा, मुझे भूल रहा है, लेकिन आई होप सो पीपल पीपल नो दैट। ठीक। अच्छा, नवीद भाई, उसमें होता ये है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जब कह लें कि बीइंग स्टूडेंट हमने भी इस चीज़ को फेस किया, कि जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कुछ आप सीख रहे होते हैं, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो इसको मिस मैनेज कर जाते हैं और स्टडीज़ और इसको साथ लेके नहीं चल सकते, या कह लें कि वो हम्म। इफेक्टिवली जो है ना प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कह लें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी पीक देखी है, उसके अलावा स्टडी में भी माशाल्लाह जबरदस्त ब्रिलियंट स्टूडेंट थे आप। तो आपने इसको किस तरह मैनेज किया? हम्म। नवीद भाई, आवाज आ रही है आपको? नवीद भाई, आवाज सुन पा रहे हैं आप?
लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ख्याल नवीद भाई का शायद कोई टेक्निकल इशू है, तो उसके लिए एक आधा मिनट हम जो है ना वेट करते हैं। जी जी नवीद भाई, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर दूं या आपने कंप्लीट सुन लिया था? मैंने हाफ सुना था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। आई डोंट नो क्या हुआ इंटरनेट को, लाइक आई डोंट नो, देयर वाज सम हम्म, प्रॉब्लम विद माय इंटरनेट। ये आपका पॉइंट आ गया है। जी, थैंक यू कैसर, थैंक यू कैसर। नुक्ता वरों ने हमें सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। इसके काफी मीनिंग्स हैं एक्चुअली। ये बहुत डीप बात है कि आप सबके लिए अवेलेबिलिटी है आपकी, आप सबको जरूरी नहीं है कांटेक्ट में होना, हम्म, लेकिन कहीं पे आपको पता है कि कोई आपके लिए खास है, तो आपको पता है कि वहां मैंने कांटेक्ट करना है। और जरूरी हम्म, नहीं है कि आपके लाइफ प्रॉब्लम्स के हवाले से, आपको जॉब के हवाले से। मुझे याद है मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज में अपने स्कॉलरशिप पे गए। मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था स्कॉलरशिप का, तो मैं शायद थोड़ा सा उस पर भी बात कर सकूं। तो वो मुख्तलिफ कंट्रीज में हैं, स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे बात की इस हवाले से कि स्कॉलरशिप है, हमने क्या करना है। तो मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया कि आप इस तरह से उस चीज को मूव करो, आप ये वाले स्टेप लो, एक डायरेक्शन जो है ना वो दी उनको। जी तो नवीद भाई, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। आपने, आई थिंक आप क्वेश्चन कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, टाइम स्टडी, हाउ डू यू मैनेज टाइम, को करिकुलर बिल्कुल एक्टिविटीज, बिल्कुल, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली। राइट। अच्छा, इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने बैलेंस कैसे की हुई है चीजें। बैलेंस ऐसे कि आपने कुछ गोल्स सेट किए हैं। गोल्स भी इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि इस टाइम पे मैंने कुछ, आपको जरूरी नहीं है कि आप जो लेक्चर लेते हैं ना उस लेक्चर को आपने याद करना है। आप सिर्फ ठीक अपने है। दिमाग से याद नहीं करते हो, आपकी आंखें याद करती हैं, आपके हाथ याद करते हैं। सम टाइम ये होता है कि आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो, टेंशन में, वट एवर इट इज, तो आपके हाथ चलना शुरू, क्योंकि आपके हाथों ने याद किया होता है, आपकी आंखों ने याद किया होता है। आपने अगर मुंह से बोला तो वो आपको पूरा जहन में हर चीज पूरी एक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अ, अगर आप अपना जो लेक्चर जो है वो अपने हॉस्टल में, घर में जाके जब जस्ट एक दफा रीड करते हैं, जस्ट रीड करना है आपने, उसके बाद आप सारा दिन शाम में घूमें फिरें, एंजॉय करें, जो कुछ करें वो आपके माइंड में रहेगा। फिर वीकली क्या करें कि एक वीकेंड पे आप जो है कुछ दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लें, या एक लेक्चर एंड होता है उसको डिस्कशन में उस पर डिस्कशन कर लें, या फिर क्लास में क्वेश्चन करें टीचर से। आई डोंट नो अब सिचुएशन क्या है, लेकिन मेरे दौर में क्लास में इतना इंटरेक्टिव नहीं होता था, टीचर भी पसंद नहीं करते ठीक है। इतने ज्यादा। आई डोंट नो क्या इशू था, या हम लोग डरते थे कि क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं करते थे। मैं नहीं क्वेश्चन करता था, मैं इतना नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, फहद उसका नाम है, और वो बहुत क्वेश्चन करता था, और क्योंकि वो अपने कंसेप्ट क्लियर करता था। और टीचिंग मेथड में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगती है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट से, आपको ठीक है। ये एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। और मिड एग्जाम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि टीचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है स्टूडेंट को, स्टूडेंट ठीक है। नहीं समझ सका ये जो टॉपिक था वो क्या है, और उसने वो जो उसको आंसर किया वो सही नहीं किया। तो टीचर को देखना पड़ेगा कि मुझे अब कैसा एक टीचिंग मेथड यूज करना पड़ेगा जिसके जरिए मेरा स्टूडेंट जो है वो बेहतर समझ सके। ठीक है। चाहे वो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करवाए, चाहे ओपन कहे कि मुझे क्वेश्चन करो, नहीं भी है तो सबके जिम्मे है कि आप एक एक क्वेश्चन करो, उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। प्लस वो ये कि कोई ना कोई क्वेश्चन खुद जनरेट करेगा। अक्सर ये होता था कि लाइक मेरे जो दोस्त, ये होता था कि मैंने भी कई दफा ऐसे किया कि मैंने अपने दोस्तों को कहा अच्छा तुम ये क्वेश्चन करो टीचर से, क्योंकि मैं उसको कॉन्फिडेंस देना चाहता था कि ये ठीक है। मैंने क्वेश्चन बना लिया, आप करो। तो ऐसे अगर हर स्टूडेंट खुद से क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना भी मुश्किल है, आपको पता है ना, क्लास में क्वेश्चन बिल्कुल बनाना ठीक। भी, फिर मैं क्वेश्चन पूछूं ये बहुत इजी और वो स्टूडेंट सारे हंसने लग जाएं, क्या बनेगा। तो ये चीजें बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरी हैं कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है। और इस चीज की फिक्र नहीं करनी कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप, मैं कभी एग्जाम में लाइक जो
ये जो एग्जाम्स होते हैं, लाइक कोई भी हो, जॉब के एग्जाम्स होते हैं, मैंने दिया भी वैसे, एक था पीपीएससी का दिया था, एक उसमें इंटरव्यू तक गया था शायद, लेकिन वो मैं जा नहीं सका इंटरव्यू देने के लिए भी। तो फिर एक एक दो और एग्जाम थे, तो वहां पे एग्जाम में गया हूँ, एग्जाम में मैं कभी पास नहीं हुआ हूँ। मैं पास हुआ हूँ इंटरव्यूज में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई मुझे क्वेश्चन करेगा तो मुझे उसकी डिटेल पता है। तो जब हम लिमिटेड बना देते हैं ना कोई चीज, तो प्रॉब्लम होती है। इसको ओपन रखना चाहिए, अगले ठीक का है। कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि अगर एक जॉब पे आप अप्लाई करते हैं तो वो उसने वो एक लिस्ट बनाई होती है कि अच्छा ये आंसर करेगा तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये हमारी लिस्ट में आएगा। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और सेकंड आपने काम ये करना है कि आपने अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना है। कुछ लोगों का ये टैलेंट होता है, वो इतने जबरदस्त। अच्छे राइटअप में होते हैं, वो रिसर्च पेपर बड़ा अच्छा लिखते हैं, वो भी बैचलर्स में होते हैं तो रिव्यू पेपर लिख देते हैं। हम्म, और मैंने जो अपना पेपर मास्टर्स ठीक में है। लिखा था फर्स्ट जो था, तो ये थोड़ी सी चेंज होती है कि आपने वो चीजें मैनेज करनी है। आपने सोसाइटीज में जाके देखना है कि वहां पे सिचुएशन कैसी है। क्विज क्लब बहुत अच्छा है, ठीक है। मुझे अच्छा लगता था शुरू से ही। हम्म, तो ठीक है। क्विज क्लब में आप बहुत ज्यादा आप आगे जा सकते हैं, वहां पे चीजें देख सकते हैं। आर्ट क्लब में बहुत ज्यादा, आर्ट क्लब को ये ना देखें जस्ट इंटरटेनमेंट नहीं है आर्ट। मैंने आर्ट क्लब से बहुत ज्यादा सीखा है। और मैंने ये नहीं सीखा कि डांस करना कैसे है, थिएटर कैसे, एक्टिंग कैसे करनी है, मैं अभी कर भी नहीं रहा हूँ, होती भी नहीं इस तरह से इतनी इजी। अगर आपने अपना टैलेंट देखना है तो आपने देखना है कि किस तरह से आप एक सोशल इशू, और सोशल इशू को आप 10 से 15 मिनट के एक प्ले के अंदर जो है वो सब एक्सप्लेन कर देते हैं। किस तरह से आप चाइल्ड एब्यूज को, ठीक है। वुमेन वायलेंस को, या कोई सोशल जस्टिस, नहीं जस्टिस है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ड्रामा के थ्रू। एक जो पेंटर होता है वो किस तरह से डॉट्स को मिला के, ठीक है। वो लाइन नहीं बनाता, लाइन भी तो एक डॉट्स है ना, डॉट्स को मिला के इतनी प्यारी पेंटिंग बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वही तो आर्ट है ना। हम्म। और उसने वो डॉट का कैसे, मेरे से सीधी लाइन नहीं लगती, मुझे मुझे जबरदस्त। नहीं लगानी आती। कुछ लोग ये होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम ठीक है। लाइन लगाने के लिए वो एक लाइक फुट्टा कहते हैं, लाइक रूलर जो होता है उसके थ्रू जो हम लगा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग सीधी ऐसी लाइन लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको डॉट्स का पता है कि इसके बाद ठीक अगला है। डॉट कहाँ लगना है। तो यही डॉट है, यही डॉट हमने मैनेज करने हैं कि कौन सा डॉट कहाँ लगना है, हमारी स्टडी का डॉट कहाँ पे लगना है, और हमारे जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करने का डॉट कहाँ लगना है। वो आर्ट में है, वो डिबेटिंग में है, वो क्विज में है, वो डिफरेंट अदर सोसाइटीज, पोइट्री में है। ठीक है। नवीद जी भाई, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही, मुझे आवाज आ रही। हम्म। अच्छा, नवीद भाई, अभी ना मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि आपने कह लें कि वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसके अलावा जब पाकिस्तान में थे तो तब भी रिसेंट जो ट्रेंड्स होते थे उसको आप स्टडी कर रहे होते थे। तो पाकिस्तान में कौन से ऐसे कह लें कि मैकेनाइजेशन के हवाले से स्टेप्स हैं जो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फार्मिंग कम्युनिटी के लिए? गुड। ओके, सो द फर्स्ट, मैं अच्छा इसी का वेट कर रहा था क्वेश्चन का। पहली चीज ये है कि आवर फार्मर्स आर रियल स्टोरी टेलर्स। वो एक अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं, किस तरह से कि हर चीज को वो बेहतर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो कि एक रिसर्चर साइड जो है वो शायद हम लोग नहीं कर सकते, वो लोग कर सकते हैं, और वो अच्छा एक फीडबैक देते हैं, वो एक्चुअल रियलिटी बताते हैं। लेकिन उनकी जो रियलिटीज हैं उसका जो आंसर है ना, वो ये नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि लाइक जब मैं एग्रोनॉमी में था, स्टार्ट में आया, तो उन्होंने कहा कि फार्मर इस तरह से करते हैं, आपको सिर्फ फार्मर्स की जो टेक्नोलॉजी चीजें हैं उनको सीखना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये था कि ठीक है, हमने हल चलाना है, लेकिन हल चलाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है। हमने अपने फार्मर्स को या फार्मिंग कम्युनिटी को एजुकेट करना है, एजुकेट टेक्नोलॉजी में करना है। और हमने खुद को एजुकेट क्या करना है, ग्राउंड रियलिटीज में, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें हमने खुद को एजुकेट करना है। मैं अगर चाहूँ ठीक है। कि मैं बताना चाहूँ कि फसल कैसे लगती है, क्या लगती है, मैं फार्मर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फार्मिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं नहीं कुछ बता सकता। मुझे जाना पड़ेगा फील्ड में, मुझे उनसे सीखना पड़ेगा, मैं उनके पास बैठूंगा, उनसे इंटरेक्ट करूंगा, सारी बातें जानूंगा। फिर सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन, कुछ का सोल्यूशन उनके पास भी होता है। उनको
बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है, लेकिन साथ हमें टेक्नोलॉजी ऐड करवानी है। टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी जो है मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जो है हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं लाइक ये जो अ, आप कह सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो आलात होते हैं हमारे, ठीक है, उनके हवाले से हम उनको बता सकते हैं कि ये वाली चीज कर सकते हैं आप। लेजर लैंड लेवलिंग का या और मामला में बताते हैं कि उससे किस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। साथ आप जो है अभी लेटेस्ट जो है वो हम कहते तो हैं फार्मर्स के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उसके जरिए बता सकते हैं, लेकिन वो एक बड़े स्केल पे काम कर सकती है, वो एक पॉलिसी मेकिंग में काम कर सकती है। हर फार्मर्स के लिए इजी नहीं है, क्योंकि हमने उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो देखेंगे ना, किस तरह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करनी है। और उनका वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे डबल रिटर्न करवाना। डबल रिटर्न करने के लिए जरूरी है कि उनका इंटरेस्ट बनाना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब मतलब मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। इंटरेस्ट इस तरह से कि जैसे मैंने पहले बात की थी कि आज का दिन जो है अगला दिन नया होना चाहिए। तो उनके फॉर्म पे जो काम हो रहा है, उनकी जो फील्ड में जो काम हो रहा है, जो फसलें लग रही हैं, वो अगले दिन नई होनी चाहिए। फसल नई की बात नहीं कह रहा हूँ, नई टेक्निक होनी चाहिए। उनको अपने फील्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक फील्ड है, उस फील्ड से वो कोई चीज उगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन के लिए वो फील्ड है, ठीक है, लेकिन उस एरिया के लिए डिफाइन ये करवाया हुआ है कि वो एरिया जो है वो और किसी और क्रॉप के लिए, लाइक सनफ्लावर के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है, या और किसी क्रॉप के लिए अच्छा है, तो आपको वो चीज भी तो ट्राई करनी चाहिए। फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें अपनी, इतना एजुकेट करें अपने आप को कि वो एजुकेट करते हैं, चीजें देखते हैं अपनी, उनको डेफिनेटली वो कहते हैं अपने घर दी गंदम होनी चाहिए, लाइक ये चीजें भी, तो वो चीजें भी जरूरी हैं। लेकिन एक फॉर्म पे आपको एडवांसमेंट लानी पड़ेगी, और ये एडवांसमेंट में पाकिस्तान में एडवांसमेंट स्लोली आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि आ रही है, लेकिन स्लो आ रही है। इंडिया में थोड़ी फास्ट है, ठीक है, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पे एडवांसमेंट आ चुकी है। यहाँ पे उनको पता है कि वैसे तो एक फार्मर को भी पता होता है कि मेरे फील्ड के किस एरिया के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, लेकिन छोटी प्रॉब्लम नहीं आती कि वहां की फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। उस फर्टिलिटी स्टेटस के मुताबिक मुझे उस लैंड के उस पैच को मुझे जोन बना देने अपनी फील्ड के अंदर ही, 5 से 6 जोन, ये जितने भी जोन बनाने के, इस जोन के अंदर ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको सेपरेटली ट्रीट करना है, सेम नहीं करना है। इससे आपकी जो है आपके पैसे बचते हैं, आप अपनी जो है कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। क्यों रिड्यूस करते हैं कि आपने उस थोड़े एरिया के लिए जो है वो ट्रीटमेंट की है, चाहे वहां पे डिजीज आई है, बीमारी आई है किसी किस्म की। मेरे ज्यादातर वर्ड अंग्रेजी में, तो या मैंने फार्मर के साथ टाइम गुजारा, लेकिन मेरा फार्मिंग बैकग्राउंड है, बहुत ज्यादा टाइम गुजारा। मैंने मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं, तकरीबन 4 साल मैंने काम किया फार्मिंग कम्युनिटी के साथ। तो एक ही मैसेज होता था कि अपने जो फील्ड है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करें, ट्राई करें कि वहां पे नई चीज क्या हो सकती है, वहां पे नई एडवांसमेंट लेके आए आप। हमारी यूनिवर्सिटी को वैसे तो ओपन होना चाहिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है, या फिर एडेड यूनिवर्सिटी है, बाकी यूनिवर्सिटी ओपन होना चाहिए, फॉरेनर्स आए, सालाना हम उनको बुला तो लेते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी दिखा लेते हैं, और कुछ इंटरेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ओपन होना चाहिए कि वो फ्रीली आए, आके आपसे चीजों पे बात करें और बताएं कि, और चूंकि वैसे भी ये चीज, हर चीज फ्री है कि आप किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, वैसे तो पैसों में दे रही होती है। अगर कोई कंपनी वो कहती साड़ी स्प्रे भी लगो तो ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ दें कि किमें होएगा, लेकिन ये चीजें आपको यूनिवर्सिटी साइड से भी होनी चाहिए, ओपन, फ्री वो जो टोल फ्री नंबर होते हैं ना, इस पे वो कॉल करें और बताएं कि यहाँ पे मेरे इस फॉर्म पे ये प्रॉब्लम है। इसके जरिए क्या होगा कि हम रिसर्चर्स के लिए एक डेटाबेस बन जाएगा कि रहीमा वहां से फलां गांव से हमें एक कॉल आई है और वहां से बंदे ने बताया ये प्रॉब्लम, अच्छा उस एरिया में ये इशू है, ये चीजें। मैं फैसलाबाद में हूँ बैठा हुआ, तो मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने पूरे पंजाब की जो है वो यूनिवर्सिटीज का जो बाकी जो एग्रीकल्चर के हवाले से काम करती है, वहां पे भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरा मेन हब है, एक नाम है इस यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे मुझे वहां की प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, वहां पे लोगों का प्रॉब्लम है, और वहां उनको जवाब भी देना चाहिए, जो चीजें।
जबरदस्त। तो एडवांसमेंट लानी चाहिए फार्म पे और दुनिया से सीखना चाहिए और लोग क्या और किस तरह से कर रहे हैं। हमारे जो फार्मर जो वो कहते हैं ना जुगाड़ लगाते हैं कुछ चीजों में, कोई बड़ी लो कॉस्ट में कुछ चीजें बना लेते हैं, दुनिया उसको कॉपी करती है और वो उस तरह की चीजें बना लेती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वो चीजें नहीं बनती। और मतलब ये प्रॉब्लम है ना कि साथ-साथ ये चीज़ें हम खुद भी ये चीज़ें बना सकते हैं अपने फ़ार्म के लिए, फिर लोगों के साथ शेयर करें, ओपन शेयर करें। मैं अगर ज़्यादा पैदावार ले रहा हूँ, मेरे साथ वाले को भी ज़्यादा पैदावार लेनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल कॉज़ है ठीक है। कि आप जबरदस्त। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में, यील्ड में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। या अच्छा नवीद, नवीद भाई, क्योंकि आपने इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारे एग्रेरियन जो कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई यानी कि वेबसाइट्स, कोई प्लेटफॉर्म या कोई गाइडलाइन जो आप उनसे शेयर करना राइट। अच्छा, स्कॉलरशिप के हवाले से ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो है आपका राइट अप अच्छा होना चाहिए। राइट अप इस तरह से कि आपने एप्लीकेशन बनानी है और आपको सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी। जिसको सक्सेस मिल गई कि उसने पहली दफ़ा एप्लीकेशन पे अप्लाई किया और उसको सब कुछ मिल गया, या तो उसकी पुरानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, उसने ये सारा काम किया, उस प्रोसेस से गुज़रा है। मुझे याद है मैंने कितना तकरीबन 10 टू 15 स्कॉलरशिप पे मैंने अप्लाई किया था इंटरनेशनली, और मेरे पास एक-एक एप्लीकेशन जो है मैंने जहाँ-जहाँ अप्लाई किया मेरे पास फ़ोल्डर बना हुआ है। एक-एक एप्लीकेशन जब मैंने अप्लाई की उसकी सारा डिटेल्स, मेरी सीवी जो उस वक़्त जब अप्लाई कर रहे हो किस तरह की सीवी थी वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने जो एप्लीकेशन फिल की, फिर मैंने सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो लगाई थी वो भी उस वक़्त की, वो एक-एक फ़ोल्डर बना हुआ है। कंट्रीज़ बने हैं, फिर कंट्रीज़ में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के फ़ोल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में वो सारा हर चीज़ है। पाकिस्तान में भी इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जहाँ-जहाँ मैंने अप्लाई किया था या स्कॉलरशिप के लिए जो भी मैंने किया, सब चीज़ों के फ़ोल्डर बने हुए हैं। तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी आनी चाहिए। और जब आप एक स्कॉलरशिप कॉल पे चेक करते हैं, स्कॉलरशिप मुख्तलिफ जगह, स्कॉलरशिप पोजीशन एक अच्छी एक अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आपको अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको जो है मुख्तलिफ पेज बने हुए हैं फेसबुक पे स्कॉलरशिप पोजीशन के। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे जूनियर हैं लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमार तुफैल, उन्होंने एक पेज बनाया था और फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया था। और एक आपका भी ग्रुप मुझे बल्कि याद आ रहा है, आपने इनिशिएट तो आपने किया था एक स्टार्ट में स्कॉलरशिप का कुछ शेयर करते थे, जॉब्स का भी आपने किया जी जी। और तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे पास लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपने अपने आप को रेडी करना, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पूरी दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे हम लोग डर जाते हैं कि अच्छा इंग्लिश में मांगेंगे हमसे क्या बनेगा या फलां होगा ये होगा, कुछ नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियंस जो हैं उनकी अंग्रेजी बहुत बुरी है, लेकिन वो क्या ट्राई करते हैं, वो यूके के स्कॉलरशिप जो है उनमें आ जाते हैं, वो अमेरिकन स्कॉलरशिप में। मैंने कभी आईएलटीएस नहीं दिया, तो मैंने वैसे दिया भी नहीं कभी। मैं इधर यूके में हूँ लेकिन मैंने आईएलटीएस नहीं दिया, मैं यहाँ पे हूँ। तो क्या अच्छा। है कि मैंने कभी ट्राई नहीं ना किया आईएलटीएस, तो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने भी ट्राई नहीं की तो इतना मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं है। और बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे आईएलटीएस नहीं चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अमेरिका के लिए लाजमी चाहिए, यूके में लाजमी चाहिए, लेकिन यूके की यूनिवर्सिटीज है वहां पे बिल्कुल नहीं चाहिए। कनाडा में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में आपको चाहिए, ठीक है। कुछ फ्रेंच यूनिवर्सिटीज हैं या जर्मन यूनिवर्सिटीज है वहां पे चाहिए, लेकिन सभी में नहीं चाहिए, वहां पे भी ऐसा है। तो ये स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट है और फेसबुक पेज है, आप उस पर ट्राई करें। सबसे पहले जरूरी है कि आपने स्कॉलरशिप को रीड करना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। कई दफा ये होता है ऑप्शनल चीजों को हम छोड़ देते हैं, ऑप्शनल चीजों को छोड़ना नहीं, हमने वो भी पूरी करके देनी है स्कॉलरशिप में। तो थैंक यू खुरम शहजाद, मेरे सीनियर हैं और राइट। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मेरे मेंटर भी हैं खुरम शहजाद जो हैं, और बोलना सीखा है इनसे मैंने, बात करना सीखा है, जबरदस्त। और हर बंदे से डिफरेंट चीजें सीखता हूँ ना, तो इनसे मैंने बात करना सीखा है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से
आपने अपने आप को ओपन रखना है चीज़ों में, किस तरह से आपने पॉजिटिव चीज़ों को लेके रखना है। तो स्कॉलरशिप का मैं ये बात कर रहा था कि स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है कि आप ये मुख्य वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप उनको रीड करें, डिटेल्स पढ़ें, रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, जो जो चीज़ें मांगी हैं, ऑप्शनल चीज़ें हैं, उनको प्रिपेयर करें। अपनी एक अच्छी जो है मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं उसको, कई दफ़ा होता है सपोर्टिंग लाइक स्टेटमेंट समथिंग, ऐसा होता है। तो ठीक है। आपने वो भी रेडी करनी है और वो बहुत ज़रूरी है। उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आपने उसको फॉलो करना है। अगर आपने ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको किसी जगह पे वो ये कहते हैं किसी सुपरवाइजर से या जो भी होता है, कोई फैकल्टी होती है, आपने उनसे कुछ लेटर लेना है, एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, तो ज़रूरी है आप उनको वेरी प्रिसाइजली लिखें और ठीक है। ऐसी चीज़ लिखें कि पहली बात, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उन लोगों के स्कॉलरशिप लग जाते हैं और वहाँ पे वो जाते भी नहीं हैं। उनके बजाय फॉर एग्जांपल चाइना में स्कॉलरशिप लग गया लेकिन अमेरिका में लगा, उन्होंने अमेरिका को प्रेफर किया लेकिन चाइना वाले को बताया नहीं। तो ये चीज़ें भी गलत है, ये उनको बुरा लगता है उनको कि ये किस तरह से हमारे साथ करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप किसी प्रोफेसर को लिखते वक़्त बड़ी प्रिसाइज़ली लिखें, अपनी मोटिवेशन लिखें कि मुझे इन चीज़ों का शौक है और मेरी ये फ़ील्ड है और एग्ज़ैक्टली उसकी एक्सपर्टीज़ भी देखें, आपका शौक भी उसमें बयान करें और जब आप उसको इस तरह से ईमेल करेंगे, तो वो डेफ़िनिटली आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप एक लंबी ईमेल लिख देंगे, वो कॉपी पेस्ट की होगी, तो वो कोई रिप्लाई नहीं करेगा आपको। और स्टेटमेंट जो है अपनी अच्छी लिखें, 1 पेज की लिखें, 1.5 पेज की हो सकती है, 1 से 1.5 पेज की, लेकिन उसमें भी ज़रूरी है कि आप उसको स्ट्रक्चर करें। अपने बारे में बता के कि मैं अप्लाई करने लगा, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ज़रूरी नहीं है। आप ये बताएँ कि मेरी ये एजुकेशन है, ये मेरी रिसर्च की एक्सपर्टीज़ है और उसके बाद अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताएँ अगले पैराग्राफ में। उसके बाद आप ओपन अपने स्किल्स बताएँ। मेरे स्किल्स हैं आईटी में, मेरे स्किल्स हैं सॉफ्टवेयर यूज़ में, लाइक टेक्नोलॉजी में, लैब वर्क में, जो डीएनए एक्सट्रैक्शन व्हाटएवर जो भी बायोलॉजी में होती चीज़ें, या एग्रीकल्चर में है तो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बड़े अच्छे आते हैं। और ये जब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके उसको जब पैराग्राफ को एंड करेंगे ना, तब वो उसको लगेगा कि ये इसमें स्किल्स भी हैं, ये इस तरह से एक स्टोरी लाइन में आ रहा है। उसको रीड भी करेगा, फिर आपको रिप्लाई भी करेगा और डेफिनिटली स्कॉलरशिप भी लगेगा। मैक्सिमम चांसेस आते हैं। अच्छा नवीद भाई, अब एक शुएब हसन भाई हैं, इन्होंने जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन करना था वो इन्होंने पूछा है कि हाउ वी कैन ज्वाइन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ। तो मैं भी आपसे राइट, पूछना चाहूंगा कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है एफएओ को तो उसका क्या प्रोसीजर होता राइट। अच्छा क्वेश्चन है शुएब। सबसे पहली बात ये है कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जिसका आप नाम लेना चाहोगे, तो वहाँ पे जॉब करना मुश्किल नहीं है। आप एग्रोनॉमिस्ट हो और आप नासा में काम कर सकते हो। अब ये थोड़ा फनी लगता है किस तरह से, क्योंकि नासा में एक स्पेशल उनका एक डिपार्टमेंट है जो कि काम कर रहा है फूड के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, लैंड ऑब्जर्वेशन के हवाले से, और मैंने उनके साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो आप वहां पे काम कर सकते हो। आप गूगल के साथ, गूगल अर्थ जो है लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, गूगल अर्थ के जरिए मैपिंग कर रहे हैं अपनी, और यूज मैपिंग किस में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से। तो एज एग्रोनॉमिस्ट आप वो भी काम कर सकते हो, गूगल में भी काम कर सकते हो। आप एफएओ में काम कर सकते हो। मैंने एफएओ में काम किया है, अभी भी मैं एफएओ के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 4 साल, 3 या 4 साल हो गए एफएओ के साथ काम कर रहा हूँ इंटरनेशनली। लाइक पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग देता हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ इंटरनेशनली। तो एफएओ में काम करने के लिए स्टार्ट में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपने उसको उसकी कंटिन्यूटी रखनी होती है। जो स्टैंडर्ड है वो रखना पड़ता है। अगर आप उनका स्टैंडर्ड गिरा दोगे तो अगली दफा वो आपको हायर नहीं करेंगे। लेकिन एक दफा आप जब इंटर होते हो तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब इंटर कैसे होना है, उसके लिए जो है वो इनका जॉब पोर्टल है एफएओ का। आप उस जॉब पोर्टल में जो है मुख्तलिफ जॉब्स आती हैं, उनकी कंट्री वाइज जॉब आती हैं। आप उस जॉब में देख सकते हो आपके, अगर वो थोड़ी सी रेलिवेंट बनती है। अच्छा, मैं ये अगर लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा है? स्किल्स जी जी, श्योर 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 श्योर। कि मेरे पास अगर एग्रोनॉमी की डिग्री है तो ये खत्म नहीं है, इससे मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक्टिव होना है जॉब के हवाले से, प्रो एक्टिव एक्चुअली, तो आपको ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। जॉब के लिए जरूरी है आपके पास स्किल्स हो।
स्किल्स ये नहीं है कि मैंने सीड कैसे उगाना है, मैं लगाऊंगा और मेरा सीड 100% उग जाएगा, हालांकि 70% उसकी वो होगी, जर्मिनेशन रेट होगा, राइट। तो ये स्किल नहीं है आपका। स्किल मतलब ये भी स्किल है, मैं सॉरी मैं इसको स्किल से नहीं निकालना चाहता। स्किल आपका ये है कि आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आने चाहिए लाजमी, और कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको कम से कम एक लैंग्वेज आनी चाहिए। आप चाहे आर सीख लें, पाइथन सीख लें, जावा सीख लें, जूलिया समथिंग, ये भी एक लैंग्वेज है, वो सीख लें, या गूगल अर्थ इंजन में जो है वो भी यूज होती है, पाइथन की टाइप की लैंग्वेज है, वो सीख लें। कम से कम एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कम से कम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो आपको एक लैंग्वेज आनी ही चाहिए। पाकिस्तान में भी ट्रेंड शुरू होने वाला है, अगर ये शुरू हो गया तो आप सब लोगों के लिए मैं अभी से प्रिपेयर करना चाहता हूँ, आपके पास एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और चाहे वो आर हो, पाइथन हो, कोई भी हो, राइट। सेकंड, आपके पास जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, उसके लिए जो है मुख्तलिफ टूल आपको यूज करने आने चाहिए। आपको मैटलैब अगर आता है तो ठीक है, अगर मैटलैब नहीं आता तो और डिफरेंट और सॉफ्टवेयर हैं, काफी सारे हैं, सीखें। घर बैठे हैं, लॉकडाउन था, कुछ नहीं किया, सीखें। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज करें। मेरे पास ये स्किल्स है तो मैंने नए स्किल्स क्या लिए मैंने एसईओ सीखा है। अगर आप एसईओ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, गूगल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। नहीं, मैंने अभी शुरू की है ये स्किल्स ना। गुड गुड, ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये मैंने ये चीज सीखी है, किस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं अपने लोगों को बिजनेस के हवाले से, बाकी हवाले से। तो एसईओ के हवाले से आपको टारगेट करना है तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, और हर बंदा अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं कि आपने अपने सीवी के अंदर या बाकी जगहों पे हर महीने या हर साल के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी शो करनी है, और रियल में शो करनी है, वो कोई फेक नहीं करनी, कट पेस्ट कुछ नहीं करना। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज करें, कुछ भी करें, और कम से कम ये एक लैंग्वेज कंप्यूटर की जरूर सीखें। जॉब पोर्टल है, जॉब पोर्टल में जाएं, वहां पे जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज जो है वो एक सीक्रेट है इसका, वो सीक्रेट इस तरह से है कि आप इंटरनेशनल सेमिनार जरूर अटेंड, आप इंटरेक्ट करें। सियाट के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एफएओ है, एफएओ भी करती है, सियाट भी करती है, और काफी सारी और चीजें हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह से इंटरनेशनल सेमिनार्स करवाती हैं। आप उनके साथ इंटरेक्टिव हो, बात करें, तो ये आपको किसी और को रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस तरह से इंटरेक्टिव होंगे, अपने को करवाएंगे, बात करने में, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट होने में, तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आपको पहले से आपको जानते हैं, क्योंकि उनको आपके स्किल्स का पहले से पता है। एफयू या कोई ऑर्गेनाइजेशन वो उन लोगों को प्रेफर करती है जो हाईली स्किल्ड है, और अब अगर आप हाईली स्किल्ड हैं लेकिन वो आपको जानते ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी उनसे इंटरेक्ट ही नहीं किया। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन आपने इंटरेक्ट करें उनके साथ। फिर जब वो अगर आपको इंटरव्यू में करते हैं तो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा कि वो आपके पहले से स्किल्स जानते हैं, पहले से जब भी कभी आप मिलेंगे जो कुछ भी किया। तो ये एक तरीका है, आप इस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। तो इसमें यानी ये रिकमेंडेशन आपकी वो खुद बन गई। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। अभी आपसे मैं लास्ट में यानी कि कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए, एग्रेरियंस के लिए कोई एक टेक होम मैसेज जो आप देना चाहें। टेक होम मैसेज, अच्छा, ये सब फिर मैं कंक्लूड ही करूँगा जो मैंने पहले भी बातें की आपके साथ, कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये है कि अपने आप को पॉजिटिव इस तरह से कि हर मामला में, चाहे कोई भी मामला में, आपको ये पता होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस भी है ना इसका, कि आपको ये पता है कि आप मौजूद हैं, आप ठीक हैं, आप मौजूद हैं, हालात जैसे भी आप उनको फेस कर सकते हैं, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं,
चाहे वो जॉब के हों, कुछ लोग जॉब में सेटिस्फाई नहीं होते। इस चीज़ में तो सेटिस्फाई हो जाएँ कि आपके पास जॉब है ना, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है। जबरदस्त। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है जो कि किसी कंपनी की तरफ से कंपनी हेड है या फिर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का हेड है, वो उसको पसंद नहीं करेगा। आप जंप ज़रूर करें अपनी अपनी जॉब में। स्विच ज़रूर करें। एक अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उससे दूसरी जॉब में ज़रूर स्विच करें। आगे से आगे देखें। हो सकता है कि आप जब नेक्स्ट जॉब में जाएँ तो वो थोड़ी-सी कम हो, सैलरी कम हो, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन आपने जंप लगाना है, अगला स्टेप लेना है। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बनेगा आपका। एक्सपीरियंस बहुत सी चीज़ों का है, सिर्फ़ आपकी जॉब का, काम का नहीं, आपके लोगों का, कोलीग्स का भी एक बड़ा एक अच्छा बन जाता है। तो ये एक मैसेज है कि अपने आप को इसमें पॉजिटिव जी, रखें। जी, जी। ज़बरदस्त। नवीद भाई मुझे यानी कि कह लें कि इतनी देर हमने आज काफ़ी देर बाद जो है ना वो इंटरैक्ट आपस में किया है, तो मुझे आपके एक यूनिवर्सिटी लाइफ़ का वाक़या याद आ गया कि 2-3 घंटे आप इसी तरह जो है ना हमें गाइड करते रहे, मोटिवेशन जो है वो काफ़ी पीक पे लेके जाने के बाद, तो आपने कहा चलें ठीक है, आप जो है ना हॉस्टल्स को जाते हैं और लास्ट पे आपने कहा कि चले ठीक है, अब हॉस्टल्स में जाते हैं, मार्केट में हम बैठे हुए थे, तो आपने जाते हुए मुझे सवाल दिया था, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। आपने कहा था जुनेद तुमने हॉस्टल में जाके अब सोचना है कि हमें नींद क्यों आती है। हाय! ये अच्छा तो रियलिटी नींद ये क्यों थी अभी आती मैं है लोगों ये को यानी आती है तो जाती कहाँ पे है, राइट? हेलो। जी, जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी आई जी कैन हियर यू। आपकी आवाज़ नहीं थी आई नवीद भाई दोबारा बोलिए। जी जी अब आ रही जी, है मैं आवाज़ आपकी। राइट, तो मैंने कहा कि तो नवीद अभी भाई मैं लोगों जाते से जाते ये बता इतना दें कि नींद क्यों रिलेट आती कर है। सकता हूँ। अच्छा, इसको लाइफ का एम नहीं बनाना चाहिए कि ये एम ऑफ लाइफ है कि इसका आंसर जानना है, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं हमारी लाइफ के अंदर। अच्छा, ये लाइफ का अलग एक टॉपिक है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हमने कभी कोशिश ही नहीं की इनका आंसर ढूंढने। कुछ के आंसर हमारे लिए इजी हो जाते हैं, जब इजी हो जाते हैं तो लाइफ भी इजी हो जाती है ना, तो लाइफ बहुत इजी है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। चलें चलें, बहुत शुक्रिया नवीद भाई आपकी मोहब्बतों का, आपकी गाइडलाइन का और आपके एक्सपीरियंस शेयरिंग का। यकीनन हमारी ऑडियंस को फ़ायदा काफ़ी हद तक हुआ होगा और कमेंट से वो हम देख भी सकते हैं। और अगर कोई नवीद भाई से इंटरेक्ट करना चाहे तो इनकी टाइमलाइन हमने टैग की हुई है, नवीद अरशाद, मोहम्मद नवीद अरशाद साहब के नाम से इनकी जो है वो टाइमलाइन है, आप उधर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नवीद भाई इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इस तरह की डिस्कशन जो है अपनी ऑडियंस के लिए मैनेज करते रहेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट उसका भी जो है हम क्या हल निकाल लेंगे। लेंगे, टेक केयर करेंगे उसकी। तो हाँ जी, तो आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। थैंक यू जुनेद, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बाय। थैंक्स मैम। अल्लाह हाफिज।